हाँ राइट ओके। सो आज हम लोग चैप्टर 3 के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो मिड टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है। मिड टर्म जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, साथ में अदर जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ में मैं यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स भी बताऊंगा जिससे आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मोस्टली ये जो वीडियो है ये मोस्टली मिड टर्म के लिए ही डिजाइन किया गया। साथ में जो चैप्टर 1 और 2 है उसके वीडियो का लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगा। ये ऑलरेडी हम लोग रिवीजन में चैप्टर 1 और 2 किए हुए हैं, तो वही सब क्वेश्चंस को अगर एक बार रिवाइज कर लें तो वो सफिशिएंट है मिड टर्म के लिए। साथ में कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे जिसको प्रैक्टिस करके जाना एक तरह से सेफ पॉइंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। सो यहाँ पे ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है करंट। सो इसमें है ऑन व्हाट प्रिंसिपल किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठे आता ही आता है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो जंक्शन लॉ है, ऑलरेडी जानते हैं। सो ये है जंक्शन लॉ, और ये एट अ जंक्शन इंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट, ये फर्स्ट लॉ है। इसको जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा क्योंकि पूछ देता है व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ। तो यहाँ पे तो शॉर्ट में देख लें मगर इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। वही तरह सेकंड लॉ जो है इसको लूप लॉ भी हम लोग बोलते हैं, यानी इन अ क्लोज लूप द समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। राइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि करंट से रिलेटेड है और करंट चार्ज से, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर बेस्ड है। और जो लूप लॉ है ये पोटेंशियल से रिलेटेड है और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिशन्स भी आते हैं और ये पक्का क्वेश्चन है, मिड टर्म में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी बैटरी इन सीरीज एंड पैरेलल, सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, ये वाली टॉपिक है। सो एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं कि जो डेरिवेशंस है दैट इज सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल, जिसमें मोस्टली हम लोग इक्विवेलेंट पोटेंशियल साथ में करंट को फाइंड करते हैं और साथ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। राइट, आता ही आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा, सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल, और साथ में फाइंड द करंट। सो मोस्टली यहाँ पे शॉर्ट में अगर लिखूँ, अगर आइडेंटिकल सेल है तो करंट जो होगा वो एनी डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर, सीरीज के लिए हो जाता है। राइट, और उसी तरह से अगर पैरेलल में जाएं तो ये हो जाता है एनी डिवाइडेड बाय, अगर आइडेंटिकल सेल है तो एन आर प्लस आर, ये जो हो जाता है पैरेलल के लिए हो जाता है। तो इसका डेरिवेशंस बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, तो इसको तो एक बार करके ही जाएंगे। राइट, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्ले लिस्ट में भी आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा, और नहीं तो अपने नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। राइट, सो इसी के ऊपर एक छोटा सा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है, अननोन ईएमएफ। इस सर्किट में एक ईएमएफ कनेक्टेड है अननोन, और इस सर्किट में है जो ईएमएफ तो दिया हुआ है मगर एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है। टोटल करंट जो है वो 3 एम्पियर का करंट है, सॉरी 2 एम्पियर का करंट है। और मुझे पूछा गया है कि ई और स्मॉल आर का वैल्यू क्या रहा होगा, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। सो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में जो होता है पोटेंशियल सेम होती है, यानी यहाँ जो पोटेंशियल रहा होगा, ओके सो लेट इट इसको यूज करते हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल रहा होगा, लेट इट भी, अगर ये पोटेंशियल वी है तो यही पोटेंशियल इस टर्मिनल के क्रॉस भी रहा होगा और यही पोटेंशियल इस टर्मिनल के क्रॉस भी रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल देखूँ तो क्योंकि एक रजिस्टर है और ये 2 एम्पियर करंट गया है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रहा होगा 3 टाइम्स ऑफ 2 यानी 6 वोल्ट रहा होगा, जो इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ है। एक्सटर्नल लोड है, रजिस्टर है जो कनेक्टेड है। राइट, इधर रहा होगा पॉजिटिव और इधर रहा होगा निगेटिव, क्योंकि जहाँ से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव होता है, जहाँ से लीव करता है वो लोअर पोटेंशियल होती है, नेगेटिव है यहाँ पे। ए बी की टर्मिनल के क्रॉस जाऊँ तो मेरा सेम पोटेंशियल रहा होगा। राइट, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ई माइनस ये ए बी के अक्रॉस है, ये वाली टर्मिनल ए बी के अक्रॉस, सो ई माइनस करंट जो है वो 1 ओम है, 1 टाइम्स 1, राइट, मस्ट बी इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट के बराबर रहा होगा। लेकिन अगर एक चीज़ यहाँ पे देखें तो ये पोलरिटी दोनों की अपोजिट है, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो कहीं ना कहीं इसको मुझे लिखना पड़ेगा -6 वोल्ट, पोलरिटी अपोजिट है। सो ई का वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा -6, और ये 1 है, 1 इधर आएगा तो +1, यानी ये हो जाएगा -5 वोल्ट।
यानी ये जो ईएमएफ है इसकी वैल्यू रही होगी -5 वोल्ट, राइट। उसी तरह से इस टर्मिनल में अगर मैं जाऊँ, सेकेंड टर्मिनल को यूज कर रहा हूँ, सो ये लेट इट बी ये टर्मिनल 1 है, इसको 1 नाम दे देते हैं, और ये है टर्मिनल 2। सो टर्मिनल 2 पे अगर मैं गया, सो लेट दिस वन इज टर्मिनल 2। सो इसकी पोलैरिटी तो सेम एक जैसे ही है, और करंट अगर इसके क्रॉस देखें तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें, सो करंट अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आ रहा है 1 एम्पियर, राइट, और यहाँ से सॉरी यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से आ रहा है 1 एम्पियर, दोनों इंटरिंग है, तो कहीं ना कहीं ये लिविंग रहा होगा, राइट, क्योंकि जितना इंटर करता है उतना ही लीव भी कर रहा होगा। तो ये 3 एम्पियर करंट है यहाँ पे आई होगी। सो इसमें अगर हम लोग देखें तो जैसे कि अगर इस लूप में अगर मैं घूमा, या सेम उसी के जैसा अगर मैं देखूं, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, क्योंकि सेम एक ही जैसा है, राइट। सो अगर लेके चले तो, या लेटेड भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता तो आप इसमें वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, या डायरेक्ट इसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये होगा -12, और इसकी करंट यहाँ पे एंटर की है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये रहा पॉजिटिव ऑफ 3 टाइम्स R इज इक्वल टू, और उसी तरह से अगर यहाँ पे आए तो ये हो जाएगा प्लस, राइट। सो ये हो जाएगा ये है प्लस और ये है माइनस, तो +6 इस तरह से। सो यहाँ पे मुझे R का वैल्यू निकालना है, तो R का वैल्यू अगर देखूँ तो ये हो जाएगा 6 + 12/3, यानी 18/3, यानी ये हो रहा होगा 6 ओम। सो इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसका रहा होगा दैट इज 6 ओम। सही है। कुछ ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस है, सही यूज किया ना पोलैरिटी। सो माइनस देन +3R, एंड ओ राइट सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, ये माइनस होगा, राइट ना। तो ये हो जाएगा -+6, सो दिस इज 6/3, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2 ओम। ओके, सेम पोलैरिटी है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव होगा, राइट। तो ये हो गया 2 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिए कि ई का वैल्यू हो गया -5 वोल्ट, और इस टर्मिनल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हो गया 2 ओम। ओके, नेक्स्ट हम उसी तरह से चलते हैं, फाइंड द करंट इन टर्मिनल BD। तो ये ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन से। सो इसको आइडेंटिफाई, इस तरह के क्वेश्चन अगर आए जिसमें एक ही वोल्टेज सोर्स हो और इस तरह के बहुत सारे कनेक्शन हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि जस्ट अपोजिट साइड से चलते हैं, यानी सोर्स अगर मेरा यहाँ पे तो इधर से चलेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे अपोजिट डायरेक्शन से, यानी इस तरफ से। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये एक टर्मिनल है, ओके, और ये टर्मिनल इसके साथ पैरेलल है, यानी पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 20 और 20 पैरेलल है, और जब हम लोग जानते हैं जब भी पैरेलल रहे सेम आपका लोड हो, जैसे यहाँ पर 20 20 है, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो हाफ आ जाएगा, और इसे सॉल्व भी करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। यानी जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 10 ओम, जो कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मिला है, और साथ में यहाँ पे भी है 10 ओम, राइट। ये रहा होगा B और ये रहा होगा E। ओके, सो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ये मिला 10 ओम और ये 10 ओम, और इधर मेरा 5 ओम का रजिस्टर है, और साथ में यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी है। ओके, उसके बाद साथ में फिर से देखें तो ये फिर से पैरेलल हो गए, तो ये पैरेलल होंगे तो फिर से इसका आधा मिलेगा, सेम रजिस्टर है, तो इस बार जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 ओम, राइट, और इधर तो ऑलरेडी है 5 ओम, और साथ में यहाँ पे है 9 वोल्ट। सो मुझे जो निकालना था, करंट निकालना था टर्मिनल BD, तो इसमें मुझे करंट निकालना है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे करंट देखूँ कि टोटल करंट मेरा कितना है, सो ये 5 5 10 हो गया, ये 9 हो गया, यानी अगर इस वोल्टेज के कारण से करंट देखें तो आई का वैल्यू रहा होगा 9/10, यानी 0.9 एम्पियर, राइट ना। सो ये जो टोटल करंट गई होगी 0.9 एम्पियर गई होगी, यानी यहाँ पे करंट आया होगा 0.9 एम्पियर, यहाँ पे भी करंट आया होगा 0.9 एम्पियर। अब ये करंट दो भाग में डिवाइड होगा, राइट, एक इसमें जाएगा और एक कहीं ना कहीं इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन में जाएगा। सो यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा 0.45, और ये भी हो जाएगा 0.45 एम्पियर, क्योंकि 0.9 जो है वो दो भाग में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, सेम वोल्टेज होने के, सेम रजिस्टर होने के कारण से। यानी इन दोनों का जो पैरेलल था, और ये 10 जो है 20 20 का पैरेलल था, तो इसके क्रॉस आ गया 0.5। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन था,
ये 20 और ये 20, यानी फिर ये 0.5 फिर दो भाग में डिवाइड होगा। तो ये बी डी जो यहाँ पे आएगी, यानी यहाँ पे आ चुकी है 0.45। अब ये जो 0.45 है जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो भाग में डिवाइड होगा, एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। तो बी डी में 0.45 का भी आधा आ जाएगा, यानी करीबन 0.22। ओके, सो 0.22 एम्पियर। सो 0.22 एम्पियर जो रहेगा वो बी डी के अक्रॉस करंट हो जाएगा, आई बी डी। तो जब भी किसी टर्मिनल में करंट फाइंड करना हो तो सबसे पहले टोटल करंट फाइंड करते हैं और फिर उसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। उससे मुझे मालूम चल जाता है कि वो उस टर्मिनल में कितनी करंट गई होगी। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट और भी देखने हैं तो बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ब्रांच ए बी। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्रांच है, ये है ब्रांच ए बी। ऊपर वाला लें या नीचे वाला लें, आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। ये ऊपर वाली ब्रांच भी ले सकते हैं या नीचे वाली ब्रांच भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी ए बी है, ऊपर से ऊपर जाएंगे तो ये भी ए बी है। तो इसने पूछा है कि इस ए बी के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर है तो पहले मुझे टोटल करंट फाइंड करना होगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि इसके ड्रॉप कितना पोटेंशियल हुआ है, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप पोटेंशियल हुआ है। और इस टर्मिनल में देखें तो 12 वोल्ट है, तो 12 से माइनस कर लेंगे सारे ड्रॉप को। वही तरह से इसमें जाऊँ तो इसमें 4 वोल्ट है, तो मुझे देखना होगा इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ है, इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ है। तो इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे कि टोटल पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना है। उसके लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं टोटल करेंट। टोटल करंट को फाइंड करने के लिए वैसे इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, तो आप उसी डायरेक्शन से जा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जब करंट इंटर करते हैं किसी रजिस्टर में तो पॉजिटिव होता है और जहाँ से निकलते हैं वो निगेटिव होता है। यानी इसके लिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसके लिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव। फिर करंट ऐसे आया, यानी ये पॉजिटिव ये निगेटिव। फिर इस रजिस्टर में देखूँ तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। राइट, तो मोस्टली करंट का काम होता है रजिस्टर का पोलरिटी फाइंड करना। अब करते क्या है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाते हैं। लेटेड भी क्लॉकवाइज में घूम गए, क्योंकि हम लोगों ने देखा था क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में भी घूम सकते हैं, मगर एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेटेड भी यहाँ से शुरुआत किया हूँ। तो पहला मेरा आ गया निगेटिव, आप पहले वाले को या लास्ट वाले को ले सकते हैं, मैं फर्स्ट वाले को ले रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा -3 टाइम्स आई। तो यहाँ पे लूप लॉ लगा रहा हूँ, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0। वही तरह से इसके पास आया तो ये हो गया -2i। पहला ले रहा हूँ, इसका पहला है पॉजिटिव, इसको पोलरिटी चेंज नहीं करता करंट, तो ये जैसा वैसा ही रहेगा। यहाँ पे आऊँगा तो ये हो जाएगा -7i। उसी तरह से यहाँ पे आऊँगा तो ये हो जाएगा -4, क्योंकि पहले आ गया है माइनस इसका। यहाँ पे पहले आऊँ तो ये हो जाएगा -4i इजिकल टू 0। यानी ये हो गया -5i, ये हो गया -12i, और ये हो गया -4 यानी -16i। तो -16i और ये है प्लस माइनस यानी +8 इजिकल टू 0। यानी मैं बोल सकता हूँ i इजिकल टू 8/16 यानी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। तो टोटल करंट जो रहा होगा वो 0.5 एम्पियर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल करंट, मुझे टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है ए बी के अक्रॉस, तो किसी भी एक लूप के अक्रॉस चल सकते हैं। जैसे लेटेड भी मैं यहाँ से चलना शुरू किया ए टू बी, तो ए टू बी जा रहा हूँ तो पहले ये आया रजिस्टर। ए बी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ। तो लेटेड भी मैं भी फर्स्ट वाले ले रहा हूँ फिर से, तो ये हो जाएगा 3, और आई का वैल्यू जो आया 0.5। तो -3 0.5 -2 इंटू 0.5 +12, ये पूरा यहाँ पे वोल्टेज रहा होगा। तो पूरा वोल्टेज अगर मैं फाइंड करूँ, यही मेरा होगा भी ए बी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा -1.5, ये हो जाएगा -1 +12 यानी ये हो जाएगा 11 यानी 9.5। ये 9.5 आपका वोल्ट आएगा ए बी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी किसी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना हो तो सबसे पहले टोटल करंट फाइंड करते हैं, और फिर देखते हैं उस लूप के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ है और कितना सोर्स है, उसके बेसिस में हम लोग फाइंड कर लेते हैं। वही तरह से नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें आइडेंटिफाई द रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर कार्बन। तो कार्बन जो है वो एक तरह का इंसुलेटर है, राइट। और इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती जाती है, इंसुलेटर इंक्रीज होती जाती है।
और वो भी हाई रेजिस्टिविटी यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास बहुत सारे ग्राफ हैं। जैसे फर्स्ट ग्राफ में देखूँ तो टेम्परेचर के अनुसार इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इनिशियली भी इसके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी मौजूद है। इस केस में इनिशियली इसके पास कोई रेजिस्टिविटी नहीं था, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज होना शुरू हो गया। इस केस में देखो तो ये ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, यानी इनिशियली ये कंडक्टर था, इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इसकी रेजिस्टिविटी घट गई। राइट। और इस केस में देखो तो ये भी वैसा ही फॉलो कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, रेजिस्टिविटी घट रही है। इनिशियली इसकी रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट थी। तो अगर याद हो तो ये जो ग्राफ है दिस वन, ये आयोनिक कंडक्टर का ग्राफ है। आयोनिक कंडक्टर जिसको सेमीकंडक्टर भी हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे सेमीकंडक्टर लाइक एग्जांपल हो तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह के लिए ये ग्राफ है। ठीक है। ये ग्राफ जो है ये इंसुलेटर नहीं है, निगेटिव ऑफ इंसुलेटर इसको हम लोग बोलेंगे। निगेटिव रेजिस्टिविटी है इसकी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये कभी भी कार्बन हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन एक परफेक्ट इंसुलेटर है। ये देखो तो ये कंडक्टर का है, क्योंकि इनिशियली कंडक्टर के पास जो होता है, एक तरह से हम लोग कंसिडर करते हैं गुड कंडक्टर है तो जीरो रेजिस्टिविटी रही होगी, और टेम्परेचर के अनुसार फिर उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये जो है एक तरह का परफेक्ट, ये नाइक्रोम का वैसे है। इनिशियली उसके पास काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, और कहीं ना कहीं ये आपका कार्बन का भी रहा होगा। राइट। तो कार्बन के लिए इनिशियली उसके पास काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर के अनुसार, और उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये एनसीईआरटी का बुक से ही लिया गया। सो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपके चैप्टर 3 के ऊपर बेस्ड थे। हमें कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक आपको यहाँ पे बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है सेमी टर्म के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग। तो पहला तो यहाँ पे देख चुके हैं, कुछ डेरिवेशंस है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको करके ही जाना चाहिए, या रिलेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है जिसके रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपका वेलोसिटी, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। सो ये जो इक्वेशंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि डिवाइडेड बाय एम इंटू टॉ, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसमें जानते हैं कि अगर टॉ का वैल्यू डिक्रीज होगा तो वीडी भी आपकी डिक्रीज होगी। और टेम्परेचर के कारण अगर टेम्परेचर जो है अगर वो इंक्रीज हुआ है तो टॉ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से वीडी भी डिक्रीज हो जाती है। इस तरह का रिलेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इस तरह के रिलेशंस आपको याद रखने बहुत जरूरी है। डेरिवेशंस भी इसको देख लेंगे, कोई डेरिवेशंस भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो 1 और 2 मार्क्स के लिए, लेकिन इक्वेशंस तो याद रखना बहुत जरूरी है। करंट में अगर अच्छा स्कोर करना है तो सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। वही तरह से करंट डेंसिटी का एक इक्वेशन था, J इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी सिग्मा टाइम सी, रेजिस्टिविटी 1/ρ टाइम सी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है करंट डेंसिटी क्या है, स्केलर है वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका एक और इक्वेशन होता है आई डिवाइडेड बाई एरिया। राइट, इसीलिए इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह के रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से रेजिस्टिविटी का इक्वेशंस हम लोग देखे हैं, तो कंडक्टिविटी का जो इक्वेशंस होता है इसी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडक्टिविटी और टॉ का रिलेशन देखा था जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, साथ में रेजिस्टिविटी और टॉ का रिलेशन देखे थे जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे चैप्टर 3 में। तो इस सारे फार्मूला को एक बार देख के जरूर जाएंगे। उसके बाद बैटरी का तो बता ही दिया कि बैटरी में सीरीज ऑफ पैरेलल वो पूछ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बैटरी और आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उससे रिलेटेड है। सो वो पेज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कौन से आपके क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, और उसको करके जाना ही अच्छा होगा। ठीक, उस तरह के साथ में किर्चॉफ्स लॉ में मोस्टली काफ़ी उतना ज़्यादा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको नहीं देंगे, क्योंकि उसको बनाने में ऑलरेडी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन हाँ, वो कोई सर्किट डायग्राम आपको दे देंगे
और बोलेंगे कि आप इस सर्किट डायग्राम में इस टर्मिनल का इक्वेशन लिख के दिखाइए, किरचॉफ्स लॉ लिख के दिखाइए। तो वो आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए कि कैसे उसका इक्वेशन हम लोग एनसीईआरटी के इक्वेशन लॉ कैसे लिखते हैं, करंट से रिलेटेड जंक्शन लॉ कैसे लिखते हैं। ये सारी चीजें वो कभी कभी आपको वहाँ पे पूछ देते हैं। नहीं तो ये सब होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि माइट भी पूछने के चांसेस हो सकते हैं या क्वेश्चंस आपको आ सकता है। तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। राइट। सो ये एनसीईआरटी का बुक है और इसमें कुछ टॉपिक हम लोग देखते हैं जैसे। राइट। सो ये खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। क्वेश्चंस को आप ऐसे ही नहीं तो maximum chances है कि इस तरह के questions आपको यहाँ पे हो। जैसे तो, आपका connectivity कैसे है? यहाँ पे point, जो होता है वो marks के लिए होता है वो कहलाता है mobility। जो what is mobility? mobility बस। हम्म, इतनी alright, so yeah, laptop पे problem, okay, no problem. Yeah. हम्म, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आपका कंडक्टिविटी और रिलेशन क्वेश्चन है। तो मैं डायरेक्ट मोबिलिटी पे आता हूँ। थोड़ा समय ले रहा है। ओके सो थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, 1 सेकेंड। ऑब्जर्व कि वो पेज खुल गया होगा तो देखते हैं कुछ। सो यहाँ पे जो हाँ ये जो टॉपिक है मोबिलिटी, पेज नंबर 100। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोबिलिटी, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे, तो नोट कर लीजिएगा। ये जो आपका 100 नंबर पेज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वही तरह से नेक्स्ट वन आओ, जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अभी थोड़ा सा फास्ट है। ये टेम्परेचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ के पेज को पढ़ लीजिएगा, 104 नंबर पेज में। ये रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा और साथ में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन टॉ दैट इज इंक्रीज डिक्रीज विद द टेम्परेचर। इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये पैराग्राफ को एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे, 104 पैराग्राफ को। इधर से तो कोई क्वेश्चंस आते नहीं है। अब आया ये बैटरी वही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पेज नंबर 107 जो है इसमें जो कंबाइंड ऑफ नहीं नहीं ये नहीं आएगा। अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स नहीं पूछेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पूछेंगे। तो यहाँ सेल जो है ईएमएफ, इसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस वो पूछ सकते हैं। तो इसको करके ही जाएंगे और ये करंट फाइंड करने का तरीका है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आ जाता है, ये 3.5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे 3.5 नंबर क्वेश्चन को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 3.5, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ में सीरियल इन सीरीज एंड पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा। उसके बाद तो फिर किर्चॉफ्स लॉ आ जाता है। तो ये सेल इन सीरीज एंड पैरेलल है, उसका किर्चॉफ्स रूल है। तो किर्चॉफ्स लॉ में बताया वही दो इम्पोर्टेंट जिसको याद रखेंगे। और किर्चॉफ्स लॉ ब्रिज वो पूछ देता है, ठीक है, कि वो बैलेंस कंडीशन क्या होगा,
साथ में जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज 2000 के आर्टिकल पे काम करता है, वो सारी चीजें साथ में एक छोटा सा डेरिवेशन से यहाँ पे आता है। मैं आपको दिखाता हूँ और ये आता है कि कैसे बैलेंस कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पे होती है। तो ये जो चार्ट हुए हैं, ये कराया है। ये चार इक्वेशंस को याद रखेंगे, राइट। और ये बैलेंस कंडीशन क्या होता है इसको याद रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इज कॉल्ड एज ए बैलेंस कंडीशन। ये चार इक्वेशन, ये बैलेंस कंडीशन, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछेगा ही पूछेगा इस साल तो पक्का है, क्योंकि रिमेनिंग जो दो इंस्ट्रूमेंट है उसको हटा दिया गया है, तो अब एक ही इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको आप कर सकते हैं। साथ में कुछ अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पे ले जाऊँ इस चैप्टर से, तो मोस्टली एक्सरसाइज से काफी कम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, ना के बराबर रहेंगे। तो आपको एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो सफिशिएंट है चैप्टर 3 के लिए। देख ले एक्सरसाइज में अगर बनते हैं तो यहाँ पे मोस्टली 3.1 से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, 3.1 नंबर बोल सकता है, 3.2, 3.3 नहीं आएगा, 3.4 इससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। टेम्परेचर रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं रही तो टाइम बेस्ड इसके ऊपर नहीं करेंगे। इस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन नहीं देगा वो। मोस्टली जो वो क्वेश्चन देंगे वो बैलेंस बैलेंस कंडीशन पे ही रहेगा क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिएगा, उसका केवल बैलेंस कंडीशन पे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। यानी वो इक्वेशन जो है R1/R2 = R3/R4 वो याद रखना होगा, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे चैप्टर 3 से। चैप्टर 1 और 2 के भी कुछ इसी तरह का रिविजन्स का वीडियो है जिसका लिंक मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, राइट। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तभी के लिए इतने